इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड टेस्ट मैच 1 नवंबर से शुरू हो रहा है और आज और कल यानी 30 और 31 को कंपलसरी प्रैक्टिस सेशन रखा गया है, जो पहले नहीं होता था। मैच के एक दिन पहले ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होता था, लेकिन इस बार कंपलसरी कर दिया है। मतलब हर एक प्लेयर को मैच के एक दिन पहले, मतलब दिवाली के दिन, प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना पड़ेगा। कुल मिला के बहुत अच्छे तरीके से पैनिक मचा है इंडिया की टीम में, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको याद होगा सेकेंड टेस्ट मैच हारने के बाद मैंने एक चीज कहा था कि आप पहले टेस्ट मैच हार के आपको रियलाइज हुआ कि हमें वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, तो दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद आप किसको इंक्लूड करोगे, ये मैंने चीज कहा था, मजाक में कहा था, लेकिन गंभीर भाई ने सीरियसली और एक प्लेयर को इंक्लूड किया स्क्वाड में, वो है हर्षित राणा। पहले मैच हारने के बाद वॉशिंगटन सुंदर, सेकेंड मैच हारने के बाद हर्षित राणा। ये मेरे समझ से बाहर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हर्षित राणा शायद इस सीरीज पे ट्रैवलिंग रिजर्व पे थे पहले, फिर उनको रिलीज कर दिया गया रणजी के लिए। अब एक रणजी मैच पे अच्छा परफॉर्म किया तो वापस बुलाया और डायरेक्टली मेन स्क्वाड पे ऐड किया है। इसका मतलब है 99% चांसेस है कि हर्षित राणा 1 तारीख को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड टेस्ट मैच पे डेब्यू कर जाएंगे। वंस अगेन मैंने वॉशिंग के लिए भी कहा था, अब हर्षित राणा के लिए भी सेम चीज कह रहा हूं। वॉशिंगटन और हर्षित दोनों ही बेहतरीन प्लेयर्स हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब सिलेक्शन करते हो, एक मीटिंग होता है ना। ये जो 3 मैच का सीरीज था, जो पहला स्क्वाड अनाउंस हुआ था, वो तीनों मैच का एक साथ स्क्वाड अनाउंस हो गया था। तो जब आप मीटिंग में बैठते हो, आपको पता होता है आपके कंट्री के बेस्ट 15 प्लेयर्स कौन है उस सीरीज के लिए, आप उनको ही सिलेक्ट करते हो। हाँ, अगर कुछ सीरीज में आपके बेस्ट प्लेयर्स इंजर्ड होते तो अलग बात है। तो आपने जब पहले सिलेक्शन किया था स्क्वाड का, आपको लगा आपके मेन जो टॉप स्पिनर्स है वो है अक्षर, जडेजा, अश्विन और कुलदीप। फिर पहले मैच हारने के बाद आपको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, वॉशिंगटन सुंदर चाहिए। मतलब आपका सिलेक्शन पहले जो आपने कॉल लिया था वो गलत था। ठीक है, फिर आपके जो टॉप पेसर्स थे वो थे सिराज, आकाशदीप, बुमराह। सेकेंड मैच हारने के बाद आपको रियलाइजेशन हुआ नहीं, हमें हर्षित चाहिए। मतलब इधर भी आप गलत थे। अगर आपको चाहिए होता, अगर वॉशिंगटन और हर्षित में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, आपको पहले से पता है, तो आपने पहले से क्यों ऐड नहीं किया? हर एक मैच हारने के बाद आप क्यों ऐड कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना कोई इंजर्ड हो गया है उसको रिप्लेस करना आया हर्षित, या फिर उसको रिप्लेस करना आया था वॉशिंगटन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा है कि बुमराह को आप लास्ट मैच पे रेस्ट दोगे इसलिए हर्षित को बुलाया, तो क्या आपको पहले पता नहीं था कि बुमराह एक साथ 3 मैच नहीं खेल पाएंगे? ये तो सबको पता होना चाहिए कि बुमराह एक साथ 3 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, तो आप पहले से एक पेसर को पहले से ऐड कर दे स्क्वाड में, which अकॉर्डिंग टू मी इज एन इंसल्ट, जो ऑलरेडी स्क्वाड में थे। मान लो अक्षर पहले से मेन स्क्वाड में थे क्योंकि आपको लगा अक्षर वॉशिंगटन से बेटर स्पिनर है, या जिससे भी हो अक्षर बेटर स्पिनर है, इसलिए आपने अक्षर को पहले स्क्वाड में ऐड किया था। अब जो प्लेयर मेन स्क्वाड में कभी था ही नहीं, आपने उसको बुलाया और वो मैच खेल गया, लेकिन अक्षर अभी भी बेंच पे बैठा है। एक तरीके से इंसल्ट ही हुआ ना। अक्षर जिसका नाम मेन स्क्वाड में आया वो अभी भी बेंच पे बैठा है। वॉशिंगटन सुंदर जिसका नाम कहीं से भी नहीं था, वो डायरेक्टली उसको बुलाया गया और उसका मैच हो गया, उसको खेलने का मौका मिल गया। मेरे तो समझ से बाहर है। ऐसा लगा कि पूरे सीरीज पे इंडिया के मैनेजमेंट के पास कोई सॉलिड प्लान ही नहीं था, और अगर कोई सॉलिड प्लान था भी तो बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ है, बहुत बुरे तरीके से। which also sends a message to opposition कि इंडिया गॉट पैनिक टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ऑपोजिशन के पास भी मैसेज जाएगा ना। ऐसा तो नहीं ना ऑपोजिशन को पता नहीं लग रहा है कि इंडिया की टीम में क्या हो रहा है। कंपलसरी प्रैक्टिस सेशन होगा, वो भी पता लग गया होगा। वॉशिंगटन आया पहले मैच के बाद, वो भी उनको पता है। हर्षित आया दूसरे मैच हारने के बाद, वो भी उनको पता है। मतलब जो भी हो रहा है सब कुछ सबको पता लग रहा है, which does not give a good message at all. It does not give a good message at all. हर्षित राणा श्रीलंका वाले सीरीज में भी थे, हर्षित राणा बांग्लादेश वाले T20 सीरीज में भी थे, लेकिन कहीं पे भी उनका डेब्यू नहीं हुआ। ठीक है, और एग्जैक्टली 31 अक्टूबर यानी रिटेंशन डेट, लास्ट रिटेंशन की लास्ट डेट की बाद ही हर्षित का डेब्यू होने वाला है। तो बहुत लोग अपसेट है गौतम गंभीर से। लोगों का मानना है कि गंभीर जानबूझ के हर्षित को 31 अक्टूबर तक अनकेप्ट रखा है, ताकि केकेआर का पैसा बच जाए, केकेआर को फेवर किया इधर। लेकिन इस बात पे गुस्सा वाली बात क्या है? ये कोई क्राइम थोड़ी है।
मेरा ये मानना है कि हर्षित कैप्ट रहे या अनकैप्ट रहे 31 अक्टूबर से पहले बाद में जो भी हो, क्या इससे इंडियन क्रिकेट को कोई फायदा या नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। हर्षित 31 अक्टूबर से पहले अनकैप्ट रहेगा, इससे इंडियन क्रिकेट का कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस पे दिमाग लगाने वाली क्या बात है? इससे गुस्सा करने वाली क्या बात है? मेरे तो समझ से बाहर है। अगर कोई फेवर कर रहा है, मान लेते कर रहे हैं, तो भी क्या प्रॉब्लम है? क्राइम थोड़ी है, कर ही सकते हैं ना। बेसिक फेवर कर रहा है, अगर कर रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर मतलब मैं तो इंडियन क्रिकेट के बारे में सोच रहा हूं ना, इंडियन क्रिकेट का कुछ फायदा है इधर ना नुकसान है। आईपीएल के टाइम पे देखेंगे क्या हो जाएगा। 4 5 6 करोड़ बचा लेगा एक, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैक्स टू मैक्स आज 10 करोड़ में बिकता, मान लो 6 करोड़ बच गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा इससे। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हर्षित राणा का बीजीटी में नाम आया है, स्क्वाड में वो है, लेकिन मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर इसलिए था, ये नहीं कि हर्षित खराब बॉलर है। ही इज 6 फीट टॉल, हाइट का अच्छा यूज करता है, वो हार्ड लेंथ को हिट करता है। रेड बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, हार्ड लेंथ को हिट करता है, स्विंग नहीं करता, सीम में बिलीव करता है, लेटरल मूवमेंट उसको मिलता है, साइडवेज मूवमेंट उसको मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छा कर सकता है। देयर इज नो डाउट इन दैट। शायद ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिस तरीके का वो बॉलर है, जितना मैंने उसको दिलीप ट्रॉफी में देखा है, वो अच्छा कर सकता है। देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन जितना इनएक्सपीरियंस्ड वो है, मुझे थोड़ा सा सिलेक्शन पे डाउट है। हर्षित ने सिर्फ अभी तक 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, सिर्फ 10 मैचेस खेला है रेड बॉल क्रिकेट का, ठीक है? उससे उसका सिलेक्शन हो जा रहा है इंडिया की टीम में, वो भी बीजीटी में। इतने सारे पेसर्स है जिन्होंने 30 40 मैचेस खेला है रेड बॉल क्रिकेट में, डोमेस्टिक में, जिनका स्टेट्स हर्षित से बेटर है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर रणजी का रोल क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, जो एज में भी इतने बड़े नहीं है, ठीक है, जिनका स्टेट हर्षित से बेटर है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर रणजी का जो रोल है वो उस पे क्वेश्चन मार्क है। हालांकि मैं चाहता हूं हर्षित अच्छा करे, और वो अच्छा कर सकता है रेड बॉल क्रिकेट में। और अगर इंडिया के लिए खेल रहे हैं, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, जिसका भी सिलेक्शन हो जाए, वो तो अच्छा करे, वो ये हमारे लिए बेटर है ना? और आई होप ही विल डू गुड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में वो अच्छा कर सकता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हर्षित इज ए बेटर व्हाइट बॉल बॉलर। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट बॉल में शायद बेटर बॉलर है, क्योंकि जो ऑफ कटर मारता है, एक स्लोअर ऑन उसका वेरिएशन है, वो अच्छा करता है व्हाइट बॉल में। रेड बॉल में शायद उतना काम में नहीं आएगा वो सब बॉल, और उसको ज्यादा स्विंग नहीं मिलता है, सिम पे वो बिलीव करता है, थोड़ा सा हार्ड लाइन को हिट करता है, बॉडी लाइन पे बॉल डालता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस उसको मिलता है। तो उम्मीद करता हूं अगर उसको एक तरीके को मौका मिल रहा है तो वो अच्छा करे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब थर्ड मैच पे पिच कैसा होगा वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया सिम कंडीशन में एक मैच हार चुका है, इंडिया स्पिन ट्रैक में एक मैच हार चुका है। अभी मंडे को एक मीटिंग हुआ था, बीसीसीआई का जो चीफ पिच क्यूरेटर है आशीष भौमिक, तपन चटर्जी, और जो वानखेड़े का पिच क्यूरेटर है रमेश मामूनकर नाम है उनका, उन तीनों के बीच एक मीटिंग हुआ था। उन्होंने पिच को रिव्यू किया था मंडे को, ठीक है, रिव्यू किया तो कहा था कि एक स्पोर्टिंग ट्रैक है। स्पोर्टिंग ट्रैक मतलब बैट और बॉल दोनों का एक बैलेंस्ड कॉन्टेस्ट होने वाला है, ठीक है। फेज में बैटर्स भी इफेक्टिव रहेंगे, बॉलर्स भी इफेक्टिव रहेंगे, ऐसा मानना था। उसमें जो पिच का पहला फोटो आया था उसमें ग्रास भी दिख रहा होगा आपको, जो बताया गया सिर्फ पिच को होल्ड करने के लिए रखा गया है। स्लाइड ग्रासेस है, इतना डेंस नहीं है, पिच को होल्ड करने के लिए, ताकि पुणे की पिच जैसा जल्दी टूट ना जाए पिच, ठीक है। पेसर्स को लेटरल मूवमेंट मिलेगा इस पिच में, एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, अनइवन बाउंस नहीं। अनइवन बाउंस मतलब कुछ बॉल ज्यादा ही ऊपर, कुछ बॉल ज्यादा ही नीचे, जो पुणे में थोड़ा देखने को मिला था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन बाउंस रहेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस पेसर्स को मिलेगा, पेसर्स को न्यू बॉल के साथ लेटरल मूवमेंट मिलेगा, और पहले दिन बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पिच पे ट्रू पेस होगा, मतलब अच्छा कैरी करेगा बॉल, अच्छा बाउंस रहेगा, फील्डर तक कैरी करेंगे, स्लिप तक कैरी करेंगे, कीपर तक अच्छे से कैरी करेंगे, ये सब कहा गया था मंडे की रिपोर्ट में। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने कल रात को एक न्यूज छापा है, जहां पे उन्होंने कहा है कि इंडिया का मैनेजमेंट इस पिच को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। इंडिया का मैनेजमेंट चाहते हैं कि इंडिया वानखेड़े में एक रैंक टर्नर पिच बनाए। इस पिच से मैनेजमेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है, इनको रैंक टर्नर चाहिए, जो इंडियन एक्सप्रेस ने क्लेम किया कल रात को, जिससे मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि पुणे वाला पिच रैंक टर्नर नहीं था, ठीक है, वो स्लो टर्नर था जिसमें टर्न हो रहा था। रैंक टर्नर तो और भी खतरनाक हो सकता है, इंडिया को रैंक टर्नर चाहिए। इस बात से मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं।
जब हमें पता है कि हमारे बैट्समैन स्पिनर्स के अगेंस्ट लास्ट पिछले कुछ सालों से कैसे फंस रहा है, फिर भी उन्होंने कहा है। और कितना श्योरिटी है कि रैंक टर्नर ही होगा या फिर रैंक टर्नर चाहते हैं, तो कल तक पता लग जाएगा, कल शाम तक पता लग जाएगा पिच का हाल क्या है। क्योंकि मंडे तक अगर इन्होंने इस पिच को स्पोर्टिंग ट्रैक बोला है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 3 दिन में इन्होंने 3 दिन पिच पे काम करेंगे और कल शाम तक पता लग जाएगा कि इस पिच में स्पिन को ज्यादा मदद मिलेगा, फिर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने कहा है कि हमें रैंक टर्नर चाहिए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है। अगर आप वानखेड़े की हिस्ट्री भी देखो, वानखेड़े में टेस्ट में स्पिनर्स का एवरेज बहुत ज्यादा है, 20 का एवरेज है। मतलब सबसे इफेक्टिव स्पिनर्स ही है, और ज्यादातर ऑफ ब्रेक, ऑर्थोडॉक्स ऑफ ब्रेक बॉलर को ज्यादा मदद मिलता है। और पेसर्स का एवरेज बहुत ज्यादा है, वो है 70 का एवरेज। वानखेड़े के पिच में जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिया है वो है रविचरण अश्विन, 38 विकेट लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद जो एजाज पटेल है, उन्होंने 2 इनिंग्स पे 14 विकेट लिया है। उन्होंने तो एक इनिंग्स पे 10 विकेट लिया था, एक इनिंग्स पे एक पूरा टीम को इंडिया का आउट कर दिया 2021 में। तो जो भी ऑफ ब्रेक बॉलर है, उनको ऐसे भी जनरली भी मदद मिलता है। वानखेड़े भी पिच पे एवरेज भी सिर्फ 20 का है, तो ऐसे भी स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगा। और उसके ऊपर से भी अगर आपको रैंक करना चाहिए, मतलब पहले दिन के फर्स्ट सेशन से अगर बॉल इंडिया को चाहिए बॉल टर्न करे, तो मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अनस्टेबल माइंडसेट में आ चुके टीम इंडिया 2 मैच हारने के बाद, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे तो ये हर्षित राणा का कैप अनकैप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस इस चीज का डर है कि बीजीटी में जाके क्या होगा। क्योंकि जो ये अनस्टेबल माइंडसेट है ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी नोटिस कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले फालतू के बैठे नहीं होंगे कि बैट कैसे देख रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि ये लोग पर्थ का पिच भी नया बना रहा है, ठीक है। तो एक गलत मैसेज जाएगा अगर हम इतने अनस्टेबल माइंड में होंगे तो, ठीक है। ऊपर से जो हमारे 2 बेस्ट बैट्समैन है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके बैट से रन ही नहीं आ रहे। तो बहुत सारे मेजर इश्यूज है, अदर देन मेकिंग की हर्षित राणा कैप्ट या अनकैप्ट है। इससे बड़े इश्यूज तो ये है कि हम व्हाइट वॉश ना हो जाए इधर 3-0। ऊपर से जो रैंक टर्नर का मैसेज आया है, तो मतलब मेरे समझ से बाहर है। क्यों? तो देखते क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि टीम में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बस इसलिए नहीं कि फोर्सफुली चेंजेस। मुझे लगता है कि ध्रुव जुरैल को एक मैच खिला देना चाहिए, क्योंकि बीजेटी में जाके 5 मैचेस में ऋषभ पंत कितना फिट रहेगा, उधर जाके हम बहुत सारे बैट्समैन इंजर्ड भी होते हैं। तो ध्रुव जुरैल ने इंग्लैंड में लास्ट मैच खेला था, उसके बाद कभी खेला ही नहीं इंडिया के लिए। तो अच्छा होगा, मतलब टेस्ट मैच नहीं खेला, ये शायद जिम्बाब्वे में एक T20 खेला था। अच्छा होगा कि ध्रुव जुरैल को एक मैच प्रैक्टिस मिल जाए। अक्षर पटेल अगेन, मतलब खिलाना चाहिए। अगर आप मैच जिताने को देख रहे हो, अगर ये सोच रहे हो कि बीजेटी में तो वो नहीं है, उसको खिला के क्या फायदा, फिर अलग बात है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अलग होगा, प्लेइंग 11 में बहुत से चेंजेस देखने को मिलेगा। देखते कि केएल राहुल क्या वापस आता है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।